हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलील वाजपेयी हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बी इनविंसिबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस और आज का जो हमारा टॉपिक है आप थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिरर के बारे में। बच्चे देखिए, लाइट का जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लाइट से क्वेश्चन ना आए अगर साइंस उसमें आ रही है ऐसा हो ही नहीं सकता, और लाइट का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए दो पार्ट होते हैं, आपको भी पता है बच्चे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। लेकिन वेव ऑप्टिक्स आपकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन जो आपका रे ऑप्टिक्स है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रे ऑप्टिक्स से वही क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन, जी हाँ वही रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ नया क्वेश्चन वहां से कभी नहीं पूछा गया। कुछ ही गिने चुने फिनोमिनास हैं, जैसे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं आपको, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स पढ़ने हैं, फिर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ना है, देन आपको लेंस पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, बस ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से लेंस और मिरर के बारे में। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिर्फ मिरर, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेंस के बारे में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत आसान क्वेश्चन। या तो लेंस में आपको इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा, या तो उसकी फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर से आएगा। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ बच्चे प्लेन मिरर की इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी दोनों मिरर की नहीं होती। बट इमेज फॉर्मेशन बच्चे जब आता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, कैसे इमेज वर्चुअल कब बनती है, रियल कब बनती है, कब हमारी इन्वर्टेड बनेगी, कब लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, ये सारे कंफ्यूजन बच्चों में अक्सर चलते रहते हैं। तो आज उन्हीं कंफ्यूजन को हम खत्म करने वाले हैं, और आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको इमेज फॉर्मेशन में कभी भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं मज़ेदार स्टाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर, और मिरर में आपके तीन टाइप के बच्चे मिरर होते हैं। अगर मिरर्स की बात की जाए तो आपके कितने टाइप के मिरर होते हैं, जो आपको यहाँ पढ़ने हैं तीन टाइप के। पहला होता है, जनरली बात की जाए तो दो ही टाइप के होते हैं, उस सेकंड में दो पार्ट बनते हैं। कैसे, देखिए पहला आपका होता है बच्चे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर, यानी कि साधारण हमारा दर्पण, साधारण दर्पण या सिंपल दर्पण कुछ भी आप बोल सकते हैं, समतल दर्पण भी आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड बच्चे आता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है ना बच्चे, इसी के दो पार्ट आप पढ़ते हो, जो कि आपने नाम सुने होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये दो पार्ट आपने अच्छे से सुन रखे होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, जिसे हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, उत्तल दर्पण, और इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारे स्फेरिकल के हो गए। ये गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दोनों कैसे हैं, गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। और ये हमारा जो प्लेन मिरर होता है ये इनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो हमें इन्हीं तीन मिरर के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप ये याद रखिएगा, स्फेरिकल के पार्ट होते हैं ये दोनों ही। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। बच्चे, प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। तो बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो आपका होता है वो बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये आपका प्लेन मिरर है, और ये मैंने इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, पॉलिश करते टाइम ध्यान रखिएगा, हम लोग ज़्यादातर सिल्वर की ही पॉलिश का यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर क्या करता है, लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित कर देता है। इस वजह से सिल्वर की ही पॉलिश करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि सिल्वर की पॉलिश ग्लास में की जाती है। मैंने एक कांच का टुकड़ा लिया, उसमें पीछे से सिल्वर की पॉलिश कर दी। तो सिल्वर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, और मिरर का तो काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कराना, परावर्तित कराना, यानी कि रिफ्लेक्ट कराना। क्लियर, चलिए ये है हमारा प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में अब हम ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं, कैसे इमेज बनती है, ये सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। क्या, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर
और उसकी फोकल लेंथ के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है और बच्चे ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में जल्दी नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की बात की जाए तो आपका जो प्लेन मिरर है बच्चे स्ट्रेट लाइन है, पता है सभी को। तो क्या स्ट्रेट लाइन में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी? तो कई बच्चों को लगता है कि सर जीरो होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये आपकी इनफाइनाइट होती है, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपने बचपन में ही फॉर्मूले पढ़ रखे हैं 11th-12th क्लास में कि 1/f = 1/v + 1/u, वो तो लेंथ में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने रिलेशन पढ़ रखा है क्या? f जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? ये बात सही है कि नहीं है? देखिए कई बच्चों को लगेगा हाँ सर r इनफाइनाइट किया है तो f भी इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, r = क्या होता है बच्चे? 2f होता है ना। तो f अगर आप r यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो f भी आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। यहाँ से आप इसको आराम से समझ सकते हो। लेकिन अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये इनफाइनाइट आपने कैसे ले लिया, ये तो जीरो होना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूँ इसको बच्चे, एक टुकड़ा समझो स्फीयर का ही। कैसे? ऐसे मान लो ये बहुत बड़ा अर्थ के साइज का एक स्फीयर है, ये देखो मैंने स्फीयर बनाया, ये अर्थ के साइज का एक स्फीयर है, ठीक। इसका इतना सा पार्ट ले लो, ये वाला ऐसे जो मैंने डार्कन किया इसको समझिए, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे लेके पॉलिश कर दिया। तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल बच्चे स्ट्रेट लाइन की तरीके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छोटा सा बिल्कुल। आप एक स्फीयर लो, उसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर लो तो वो लगेगा ना ऐसा ही स्ट्रेट लाइन की तरह, और उसको पॉलिश कर दो, मिरर बन गया। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट है, और वो बहुत बड़ा सर्कल कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल। क्या मानते हैं बच्चे? ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल हम मानते हैं, इसलिए आपकी जो प्लेन मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होता है। तो ये पॉइंट प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत प्यारा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन को लेकर कि इमेज कैसे यहाँ पे फॉर्म होती है। बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं बच्चे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। मैंने एक ऐसे एक्सेस बना लिया ऐसे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा बालक खड़ा हुआ है, प्यारा सा छोटू सा, ये। अब इस बालक की इमेज यहाँ पर बन रही है। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। कैसी? अगर इस बालक की दूरी, इस बच्चे की दूरी मिरर से कितनी है बच्चे? r डिस्टेंस है, तो इसकी जो इमेज मिरर के अंदर बनेगी वो भी r डिस्टेंस पर ही बनेगी। क्लियर? ये एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर से होगा, मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी उतनी ही दूर मिरर से बनेगी। किससे बनेगी भाई? मिरर से उतनी ही दूर बनेगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, सेकंड बात, अगर ऑब्जेक्ट मेरी हाइट h है, मेरी हाइट कितनी है बच्चे? h है, तो यहाँ जो मेरी इमेज बनेगी उसकी हाइट भी क्या होनी चाहिए? h ही होनी चाहिए। ये सब प्लेन मिरर की कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट जितनी दूर प्लेन मिरर से रखा होगा, इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी ज़्यादा होगी, मिरर के अंदर इमेज की हाइट भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। उससे ना छोटी हो सकती है इमेज, ना ही बड़ी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, इमेज बन कहाँ रही है? मिरर के अंदर बन रही है। तो मिरर के अंदर बनने वाली इमेजेस को क्या कहा जाता है बच्चे? आभासी इमेजेस, यानी कि वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी, जिनका आभास किया जा सके, जिनको हम मिरर के अंदर बनता हुआ देखते हैं। तो इमेज कैसी कैसी बनती प्लेन मिरर के केस में? तो भाई कंडीशन हमें पता चलेंगी। पहली कैसी बनती है भाई? वर्चुअल। वर्चुअल बनती यानी कि आभासी, वर्चुअल यानी कि आभासी। सेकंड, इक्वल हाइट, इक्वल हाइट। इक्वल हाइट का मतलब क्या है? जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट की हमारी इमेज भी बनेगी।
थर्ड कंडीशन इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज भी बनेगी। क्लियर है बच्चे? तो ये आपको तीन बातें यहाँ से साफ साफ पता चल चुकी हैं कि वर्चुअल क्या है, इक्वल हाइट क्यों है और इक्वल डिस्टेंस पर ही बनता है। ये बेसिक बातें थी प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज। एक पॉइंट और है, चौथा पॉइंट भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही अक्सर पूछा जाता है पेपर में। क्या है वो पॉइंट? बच्चे इमेज हमेशा जो बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? लिटरली इन्वर्टेड बनती है। मतलब क्या है इसका? कुछ नहीं, बहुत आसान। जैसे आप जब प्लेन मिरर जो आपके घरों में होता है ना, वो प्लेन मिरर होता है जिसमें आप खड़े होकर बिल्कुल सलमान खान वाली स्टाइल में बाल खींचते हो। तो ये प्लेन मिरर जो है ये लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रीजनिंग में जब नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ मिरर इमेज आती हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा इमेज जो आपकी मिरर के अंदर बन रही है प्लेन मिरर में वो लिटरली इन्वर्टेड बनती है। मतलब क्या है कि जो आपके राइट हैंड में चीज़ें हैं वो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड में दिखाई देंगी, जो आपके लेफ्ट साइड का है पार्ट है वो राइट साइड में दिखाई देगा। जैसे कि आप अपना रियल में अपना आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हो तो मिरर में क्या उठा हुआ दिखेगा? राइट हैंड ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। इसे बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। मतलब दायां हो जाता है बायां और बायां हो जाता है दायां। मतलब राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना, क्योंकि आपको ये रीजनिंग में भी हेल्प करने वाला है। नॉन वर्बल में दो टाइप की इमेजेस आती हैं, एक वाटर इमेज, दूसरी मिरर इमेज। और मिरर कौन सा यूज करते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, ये एक बेसिक सा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और इसकी प्रॉपर्टीज और यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है वो जान लेते हैं, तो प्लेन मिरर हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। इससे बाहर नहीं आ सकता क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया कि ये होता है मिरर और ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखा होता है उतनी ही दूर आपकी इमेज बन जाती है। अच्छा ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा होता है भैया, जितनी दूर रखा होगा उतनी ही दूर इमेज बनेगी, यानी कि r दूरी, तो ये भी r होना चाहिए। इसकी हाइट h है तो ये भी h होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। अच्छा ये हो गई बेसिक बातें। और लिटरली इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा। अच्छा तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सुनिए। अगर ये पर्सन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चलता है, ये पर्सन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चलता है, तो बताइए इसकी जो इमेज है वो किस वेलोसिटी से इस तरफ आएगी। आपको ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ये किस वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही है। तो अगर इसकी वेलोसिटी देखी जाए बच्चे तो कॉमन सेंस कहता है कि सर v वेलोसिटी से आ रहा है तो ये भी इसकी तरफ किस वेलोसिटी से आनी चाहिए। आप सोचो क्या बताओगे, जल्दी से कमेंट में आंसर करो भाई वीडियो पॉज करके कि क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे वेलोसिटी आपकी बनती है, दो आंसर यहाँ पे आते हैं लेकिन दोनों अलग अलग रिस्पेक्ट पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों अलग अलग रिस्पेक्ट पर आते हैं। कैसे? अगर सिर्फ इस इमेज को देखा जाए चलते हुए तो ये किस वेलोसिटी से आ रही होगी बच्चे, ये आपकी आ रही होगी -v वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि आती तो सेम वेलोसिटी से है, मिरर की ही तरफ आ रहे हैं दोनों, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। और बच्चे वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है यार, और वो डायरेक्शन मैटर करती है, तो -v से आएगा। लेकिन अगर टोटल वेलोसिटी की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे की तरफ किस वेलोसिटी से आते हुए आपको दिखते हैं, तो ये आपका पहले इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो दोनों का सम करते हैं। सम करते हैं ना? नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो होती है भैया v2 - v1 होती है। ये आपको पढ़ाया गया था, रेल वाले कॉन्सेप्ट याद करो। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो जुड़ जाती हैं उनकी वेलोसिटीज, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो घट जाती हैं। तो यहाँ क्यों जुड़ रही? क्योंकि ये माइनस का है, घटती दोनों ही केस में है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती है ना बच्चे, तो वो क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो सब्ट्रैक्शन बन जाता है प्लस। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी आती है 2v।
2v आपकी यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आती है। एक तो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा, बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्या पूछेगा, सेम हाइट होती है कि नहीं। छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मीटर का एक आदमी, 5 मीटर का मान लीजिए एक आदमी है, उसकी इमेज देखी गई प्लेन मिरर के अंदर, तो बताइए इमेज का साइज क्या है, तो 5 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूर रखा हुआ है तो इमेज कितनी दूर बनेगी, 2 मीटर। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक पर्सन खड़ा हुआ है बच्चे कहीं पर, और वो क्या चाहता है कि मैं प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखूं तो मुझे पूरी इमेज दिखे, यानी कि पूरी बॉडी उसकी वो दिखाई दे। ऐसे सुंदर सा बच्चा खड़ा हुआ है, ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, चलो ऐसे, ठीक है, चाहता है मेरी पूरी इमेज दिखाई दे। तो मिनिमम कितनी हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा, मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इसको भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर निकालनी है। ऐसे देखिए, आप अपनी आंखों से ही तो इमेज देखोगे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से हम देखते हैं। यानी कि आपको एक रे चाहिए ऐसे जाती हुई जो आपका सर को दिखा दे, और एक लाइट रे ऐसी जानी चाहिए जो आपके पैरों को दिखा दे, बस इससे ज़्यादा तो नहीं। इसके ऊपर की लाइट रे आपके काम की नहीं है, इसके नीचे की लाइट रे आपके काम की नहीं है, ये इसके बीच की लाइट रे आपकी पूरी इमेज बना देंगी। यानी कि प्लेन मिरर यहाँ कहीं रखना पड़ेगा ऐसे। अब इस प्लेन मिरर की हाइट आपको निकालनी है। मान लीजिए पर्सन की हाइट कितनी है, h है। पर्सन की हाइट h है तो इमेज भी h होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पूरी इमेज अपनी देखनी है। मुझे क्या करना है, अपनी पूरी इमेज देखनी है, बस। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा मैं फिगर को अलग से बना रहा हूँ ऐसे, और यहाँ मैंने रख दिया मिरर। तो ये देखो बच्चे बन गया ट्रायंगल, दिख रहा है ट्रायंगल साफ साफ। और यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी आपको दिख रही है, ये 2 ट्रायंगल हैं, वो भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो आपको याद आ गया क्लास 9th कि ये जितना होता है, ये जो DE लाइन होती है बच्चे, वो उसकी आधी हो जाती है। यानी कि DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ B और C, बस खत्म। BC कितना है, यानी कि ये पर्सन, यानी कि इसकी हाइट h है, तो मिरर कितनी हाइट का लेना पड़ेगा, पर्सन की हाइट की आधी हाइट का लेना पड़ेगा, बस खत्म हो गया बच्चे। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि 5 मीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है, वहां पर 5 मीटर लंबा ही ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर दिखे, तो मिनिमम कितनी हाइट का मिरर रखना है, तो आप तुरंत आंसर करोगे सर 5 की जगह 2.5 मीटर का मिरर रख दो सामने, तो पूरी इमेज वहां बन जाएगी, खत्म हो गया। क्लियर। आई होप आपको प्लेन मिरर पूरा समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्लेन मिरर में बनता ही नहीं है बच्चे। बस इतने ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर प्लेन मिरर से आते हैं। तो प्लेन मिरर का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब आपको समझ में आ भी गया होगा प्लेन मिरर। तो चलिए, प्लेन मिरर हो गया खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये जो बच्चे आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। मैंने बताया कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं। मेरे पास एक स्फेयर है ऐसे, ठीक है। इस स्फेयर को मैंने कट किया, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ऐसे, यहाँ पे कट कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट को कट किया, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट बच्चे, ये है आपका फर्स्ट पार्ट, और ये है सेकंड पार्ट जो मैंने कट किया, ठीक है, ऐसे। अब ये जो फर्स्ट पार्ट मैं कट करके लाया हूँ ना, ऐसे मैंने फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख लिया, ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे से पॉलिश कर देता हूँ ऐसे। ये मैंने पॉलिश कर दिया फर्स्ट पार्ट को। जैसे ही मैंने पॉलिश किया तो ये बन गया एक मिरर, और ये जो मिरर है ये हमारा क्या कहलाता है बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, यानी कि उभरा हुआ भाग जो है वो आपके बीच में है, तो और जो आपका छोटा सा भाग है पार्ट वाला जहाँ पे इसका कर्व है वो आपका कॉर्नर में है। और पीछे से जब पॉलिश करते हैं तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन सेकंड वाले पार्ट को उठा लो प्यारे बच्चों, ठीक, और सेकंड वाले को यहाँ से पॉलिश कर दो ऐसे। तो ये सेकंड वाला पार्ट जो आपका है ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। बस हो गया, खत्म। तो ये हम पहचानना सीख गए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो आपके स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्फेयर है तो यहाँ पे एक सेंटर रहा होगा ना। तो बच्चे इसको जब मैं सेंटर से ऐसे इस वाले पार्ट को सेंटर से मिलाता हूँ,
तो यहाँ कहीं इसका सेंटर मान लीजिए ओ रहा होगा। यही सेंटर जब मैं सिर्फ मिरर का पार्ट उठाऊंगा, स्फीयर हटा दूंगा, यही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाएगा। चाहे कॉनकेव ले लें चाहे कॉन्वेक्स ले लें, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेंटर से ये जो दूरी होती है बच्चे, ये रेडियस कहलाती है कि नहीं कहलाती? कहलाती है ना। तो यही तो वो दूरी है, तो ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। बेसिक सी बात है, मैं एक में बता रहा हूँ, दोनों में वही फॉलो होंगी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद फोकस का कॉन्सेप्ट मैं आपको मिरर में बताता हूँ। क्लियर? तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कैसे बने। चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअल दोनों ही मिरर के बारे में, फिर इनका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और इमेज फॉर्मेशन एक फिगर में पढ़ाऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कॉनकेव के बारे में। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसका कहीं सेंटर इधर रहा होगा, क्योंकि बच्चे ये ऐसे कट हुआ है तो स्फीयर ऐसे बनेगा, तो सेंटर यहाँ कहीं। तो सेंटर से जाती हुई एक लाइन मैं ऐसे बना लेता हूँ पूरी। तो यहाँ पे बच्चे जो इसके सेंटर से लाइन जा रही होती है ना मिरर से होते हुए, यहाँ पे हम सी मानते हैं। ओ की जगह हम सेंटर क्या मानते हैं बच्चे? सी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद ये जो दूरी है, ये रेडियस, ये क्या कहलाती है बच्चे? वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। क्लियर? अच्छा, फिर आप सबने फोकस के बारे में सुना है। फोकस क्या होता है? सुनो ध्यान से। जब कभी भी आप कॉनकेव, ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो बच्चे सेंटर यहाँ है। लाइट किधर से आएगी? इधर से ही तो आएगी, क्योंकि इधर तो मैंने पॉलिश कर रखा है, तो लाइट इधर से आकर मिरर से टकराएगी। तो मैं क्या लेता हूँ? पहला केस, मैं सिर्फ आपको फोकस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझिए। मैंने कहा इनफाइनाइट से इमेजेस आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है। क्या आ रही है भाई? लाइट रे आ रही है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जब इनफाइनाइट यानी कि अनंत से प्रकाश की तरंगें आती हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, यानी कि समांतर आती हैं। अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक दूसरे के समांतर आती हैं। ध्यान रखिएगा, कई टीचर पढ़ाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है ना, वो ऐसे भी आ सकती हैं लेकिन सब समांतर आएंगी। वो यहाँ से भी आ सकती हैं लेकिन सब समांतर आएंगी। एक सिंपल केस होता है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं, बस और कुछ नहीं। ये लाइट रे आ रही है भाई, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है। आई होप आपको रिफ्लेक्शन अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको हटा देता हूँ 2 सेकेंड। तो ये लाइट रे आ रही हैं, इसको मैंने डॉटेड से दिखाया लाइट रेस को। अच्छा, मिरर में टकराएंगी तो क्या होगा बच्चे? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट होंगी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी रिफ्लेक्ट होगा और ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होगी। ये सभी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मिलेंगी और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस आपकी जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहीं पर क्या बनती है बच्चे? इमेज बनती है। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद आपकी इमेजेस यानी कि जो रेस हैं, प्रकाश की तरंगें, वो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं आकर, वहीं पर क्या बनती है बच्चे? इमेज बनती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये कहलाता है फोकस पॉइंट। जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। ऐसे याद रखिएगा, रटिएगा मत कि फोकस पॉइंट क्या होता है। अब तो आप तो समझ में आ गया होगा। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के केस में, याद रखिएगा। चलिए मैं इसको हटाता हूं। तो बस मुझे फोकस पॉइंट समझाना था, इसलिए मैंने इतनी कहानी आपको समझाई। अदरवाइज जिनको आता है बहुत अच्छी बात। तो ये फोकस पॉइंट यहाँ कहीं मैंने मान लिया। क्लियर है बच्चों? फोकस पॉइंट हो गया। तो ये दूरी क्या थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये दूरी थी फोकस की, ये एफ हो गई। क्लियर? फोकस दूरी जो होती है आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, फोकस दूरी जो होती है वो आधी होती है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये प्रूविंग आपको 9th-10th में ही करा दी जाती है, 10th में ही। तो F = R/2 होता है। ये तो हो गई बेसिक सी बातें किसके बारे में? कॉनकेव
मिरर के बारे में। क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है कॉन्केव मिरर में, जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें उस बिंदु पर आकर मिल जाएं, वही पॉइंट आपका फोकस पॉइंट, और वो जो दूरी है वो फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये हो गई इंट्रोडक्टरी। अब आते हैं आगे, इमेज फॉर्मेशन। तो भाई इमेज फॉर्मेशन एक ही फिगर में समझा दूंगा, देखना कितना मजा आने वाला है आपको। कैसे, देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। यहीं से भैया क्वेश्चन आता है पेपर में, बस और कुछ नहीं। कैसे, समझो। हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, छोटा सा। ये रहा मेरा कॉन्केव मिरर, और मैंने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था अच्छे से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस पॉइंट है, ये दूरी r और ये दूरी f कहलाती है। हमें दूरी से यहाँ मतलब नहीं है। और ये जो बिंदु है ये आपका पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इमेज फॉर्मेशन। बच्चे, जो आपका कॉन्केव का केस होता है ना, वहाँ पर इमेजेस 6 टाइप की, 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है और 6 जगह पे इमेज बनेगी। कौन कौन सी वो जगह है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं रख सकता हूं बच्चे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर रख सकता हूं। सेकंड, बिहाइंड सी, यानी कि सी के पीछे। सी क्या है, ये है बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस एट सी, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख सकता हूं। फोर्थ केस बनता है बच्चे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ केस बनता है बच्चे एट एफ, और सिक्स केस आपका बनता है बिटवीन एफ एंड पी। यानी कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर, सी के पीछे, सी के ऊपर, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी, सी और एफ के बीच में इस दूरी में कहीं पर भी, एफ के ऊपर, एफ और पी के बीच में कहीं पर भी। तो 6 जगह आपके ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। तो 6 जगह ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कितनी जगह बनेगी भाई, 6 जगह बनेगी। आइए समझते हैं कैसे बनेगी और किस टाइप की बनेगी, नेचर क्या होगा। आइए, सबसे पहला केस, मैं सब ऐसे बना रहा हूँ, आपको रे डायग्राम से मतलब नहीं है क्योंकि रे डायग्राम नहीं आता। क्लियर, आइए समझते हैं। सबसे पहला केस, क्योंकि आपने वस्तु कहाँ रखी, इनफाइनाइट पे, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो आप वस्तु बना नहीं सकते हो, ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हो, तो मैंने 1 लिख दिया सिर्फ, बस। ठीक है, अच्छा, तो इमेज कहाँ बनेगी, अभी मैंने इनफाइनाइट से दिखाया ना, कहाँ बनती है बच्चे, फोकस पॉइंट पर बनती है। कैसी बनती है फोकस पॉइंट पर, ये बन गई इमेज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई। क्लियर, इसको 1 डैश से दिखा दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इमेज को दिखा रहा हूँ 1 डैश, ये इसकी इमेज बन गई। कैसी बन गई, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज की, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज की। यहाँ इन्वर्टेड वगैरह मत बताना, क्योंकि इमेज जो बनी है पॉइंट साइज है, और पॉइंट इन्वर्टेड या स्ट्रेट या वर्चुअल या रियल नहीं होता। क्लियर, तो ऐसा ये पॉइंट आपका यहाँ पे बन गया। अच्छा, अब आते हैं सेकंड केस। पहला केस में इमेज बन गई, खत्म हो गई भाई, पॉइंट साइज की, फोकस पर बनेगी। सेकंड केस बिहाइंड सी, जब मैं सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ बच्चे, ये आपका सेकंड केस है। ठीक, ऑब्जेक्ट मैंने रखा ए बी, तो इमेज कहाँ बनेगी, जैसे जैसे याद रखना ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ेगा, इमेज मिरर से दूर जाती हुई जाएगी, बस ऐसे। तो इमेज अभी यहाँ थी, अब ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी, क्योंकि ये सी के पास आ रहा है, ऐसी। ये आपकी बन गई इमेज। कैसी बन गई भाई, इन्वर्टेड बन गई, उल्टी बन गई। लेकिन कैसी है, रियल है, क्योंकि मिरर के अंदर नहीं बन रही। जब मिरर के अंदर बनती है तो वर्चुअल, अदरवाइज रियल। ठीक है, अच्छा, थर्ड केस लेते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड केस मैंने लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया थर्ड केस में सी के जस्ट ऊपर। यहाँ पे मैं सी लिख लेता हूँ। ठीक, सी के जस्ट ऊपर रख दिया। तो प्यारे बच्चों, सी के जस्ट ऊपर रखने पर जो इमेज बनती है वो सी के जस्ट नीचे बनती है और सेम हाइट की बनती है, यानी कि ए डैश और बी डैश। ये जो इमेज बनी है थर्ड केस में, ये इमेज कैसी बनी है, सेम हाइट की, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट उतनी हाइट का इमेज, लेकिन कैसी बन गई, उल्टी बन गई। क्लियर, अच्छा, अब सर कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी।
सी और एफ के बीच में कहीं पर भी। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया ए बी, ठीक, ये मेरा फोर्थ केस है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज देखिए दूर हट रही है तो इमेज बन जाएगी यहाँ पर और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज, ए डैश बी डैश, और ये आपका फोर्थ केस हो गया, ठीक है। इमेज कैसी बन गई? बड़ी। फिफ्थ केस, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों? एफ के जस्ट ऊपर, फोकस पर। ये मेरी इमेज मैंने फिफ्थ केस में रख दी। फिफ्थ केस ये आ गया। याद रखना प्यारे बच्चों, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है? इनफाइनाइट पर, तो इमेज बनती है फोकस पर, ठीक है। इसको मैं डैश से दिखा रहा हूँ तो आपको इमेज का नंबर समझ में आ जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज बनेगी फोकस पर, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर। तो यहाँ पे जब मैं फिफ्थ केस में रखता हूँ तो मैं यहाँ सिर्फ नंबर लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूं प्यारे बच्चों? क्योंकि ये फिफ्थ नंबर जो आपका होगा वो क्या करेगा? वो दिखाएगा कि इमेज यहाँ पर बनी है, और अनंत पे हम इमेज देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम देख ही सकते हैं तो काहे की दूरी? अनंत का मतलब इनफाइनाइट, जो कि हमें इनफाइनाइट दूर है तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा, नेचर बता देंगे तो हम दूरी भी तो नाप लेंगे फिर, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ फिफ्थ नंबर ऐसे लगा के छोड़ दिया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? अब सिक्स केस में मैं प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट रखूंगा कहाँ पर? यहाँ पर रखूंगा सिक्स केस में, एफ और पी के बीच में, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, क्या कि जब कभी भी आप दुनिया घूमने जाओ तो आप कितनी दूर जा सकते हो? आप कहोगे सर मैं इनफाइनाइट दूर जा सकता हूँ, ठीक। तो आप दुनिया घूमने गए, इनफाइनाइट दूर तक चले गए, तो आखिरकार इनफाइनाइट दूर जाने के बाद क्या है? दुनिया तो गोल है, दुनिया गोल है, तो वापस कहाँ आना है? इनफाइनाइट दूरी तय करने के बाद वापस आपको फिर कहाँ आना है? दुनिया गोल है, घूम के मिरर के अंदर आ जाना है। यानी कि अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एफ और पी के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी प्यारे बच्चे? मिरर के अंदर बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर बन गई है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ये आपका सिक्स्थ केस हो गया, खत्म हो गया। इमेज फॉर्मेशन समाप्त कॉनकेव मिरर के लिए। कैसे? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने रखा अनंत पर, इमेज बनी फोकस पर, बिंदु क्या कहा कि छोटी सी। ऑब्जेक्ट मैंने रखा सी के पीछे, ये सेकंड केस, इमेज बनी वस्तु से छोटी, उल्टी बनी, और आपकी इन्वर्टेड मिल गई और रियल बनी। कैसी बनी? वास्तविक बनी, रियल बनी। फिर मैंने वस्तु को रख दिया सी के ऊपर, तो सी के ही जस्ट नीचे बन गई, सेम हाइट की बन गई और रियल बन गई। फिर मैंने वस्तु रखी सी और एफ के बीच में, तो हमारी इमेज बन गई सी के पीछे और वस्तु से बड़ी बन गई। और वस्तु से बड़ी बनने के साथ साथ क्या हुआ बच्चे? उल्टी है और रियल भी है, ठीक। फिर क्या हुआ? मैंने एफ पर रख दिया, एफ पर रखते ही वस्तु कहाँ चली गई बच्चे? इनफाइनाइट अनंत पर चली गई। फिर मैंने एफ और पी के बीच में रखा, तो वस्तु कहाँ चली गई? मिरर के अंदर इमेज बनेगी वस्तु की, और कैसी बनेगी? वस्तु से बड़ी और आभासी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है सुनो, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण है वो क्या आभासी चित्र बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वस्तु जो आपने रखी है, इमेज जिसकी बनानी है, वो फोकस और पोल के बीच में रखनी चाहिए। अगर आप फोकस और पोल के बीच में वस्तु को नहीं रखोगे तो कभी भी आपको वर्चुअल इमेज नहीं मिलेगी, हमेशा कैसी मिलेगी? आपको रियल इमेज मिलेगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या हमेशा रियल इमेज देता है? बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देता है। सिर्फ एक केस में नहीं देता, कब? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो आपको कहाँ मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। खत्म हो गया प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो फटाफट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लेना प्रॉपर। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव का आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यही एक इमेज है जिससे मैंने आपको पूरा मिरर समझा दिया। आइए अब चलते हैं बच्चे कॉन्वेक्स के पास। कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। मैं अब वहाँ आपको सी एफ ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा, आपको बस इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि सी और एफ सब आप समझ चुके हो अच्छे से। ये मैंने बनाया बच्चे कॉन्वेक्स मिरर।
अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ना प्यारे बच्चों, तो इसका सी कहाँ होगा? मिरर के अंदर कहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्फीयर बना होगा ना प्यारे बच्चों, तो सी कहाँ गया? अंदर। अच्छा, एफ भी यहीं कहीं होगा। एफ का मतलब क्या है ये याद रखना। वहां पे क्या था? टकराने के बाद आपकी जो इमेजेस बन रही थी अनंत से आने वाली किरणों की, वो बनती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन हाँ, एक वर्ड और, एक मैं अभी चलो लास्ट में बता दूंगा वो बात, कि यहाँ पे क्या थी? बन रही थी इमेज, लेकिन इस केस में क्या होता है? अनंत से आने वाली किरणें ऐसे जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बिंदु से इमेज आ रही है। देखिए मैं 2 रे लेकर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ये मिरर है, तो ये रे आई ऐसे परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु से क्या आ रही है? इमेज की यहाँ से रोशनी आ रही है, यानी कि इमेज यहाँ कहीं बनी होगी। तो इसे ही बोलते हैं फोकस पॉइंट। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। फोकस पॉइंट यहाँ पे क्या लिया जाता है? यहाँ पे प्रतीत होता है आता हुआ, वहाँ पे इमेज आपकी रियल में बन रही थी। बस इतना सा अंतर होता है इसके फोकस पॉइंट और कॉनकेव के फोकस पॉइंट पे। ये हो गया एफ, ये हो गया सी। दूरी आपको पता ही है बच्चे, ये होती है आर, ये होती है फोकल लेंथ एफ, ये आपका पी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इस केस में कितनी जगह रख सकते हैं? तो इस केस में बच्चे सिर्फ 2 जगह ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। पहला, या तो आप इनफाइनाइट पर रख दीजिए, दूसरा बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। बस। क्यों? क्योंकि भैया क्या सी के ऊपर रख दोगे या क्या मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट नहीं चला जाएगा, मिरर के अंदर तो नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 जगह ही आपके ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। पहला या तो अनंत पे रखो, दूसरा या तो अनंत और पोल यानी कि ध्रुव, इसके बीच में कहीं पर भी, इस बीच में कहीं पर भी रख दो, ठीक है। चलिए सबसे पहला केस लेते हैं अनंत पर। तो फिर मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि इमेज तो भाई नहीं दिखा सकते। तो कहाँ बनेगी? मैंने आपको बताया है, चाहे मिरर हो चाहे कुछ भी, आप कैसा भी मिरर लो, अगर वस्तु अनंत पर है तो इमेज कहाँ बनेगी प्यारे बच्चों? इमेज बनेगी फोकस बिंदु पर। कैसी बनेगी? बिल्कुल बिंदु के आकार की छोटी सी बनेगी, ठीक। सेकंड केस हम लेते हैं बच्चे इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी। ये है सेकंड केस। तो इमेज कहाँ बनती है प्यारे बच्चों? पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। कैसी बनती है? ऑब्जेक्ट से छोटी और पोल और फोकस के बीच में। जैसे जैसे पोल की तरफ आएगी थोड़ा सा बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन इसके साइज के बराबर तो नहीं हो पाती, थोड़ा सा छोटी ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ क्या पता चला कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्यारे बच्चों इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, कभी भी यहाँ रियल इमेज नहीं मिलती, वास्तविक नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप 2 ही केस हैं और दोनों में ही इमेज कहाँ है? मिरर के अंदर है, और जब मिरर के अंदर है तो वो वर्चुअल है, यानी कि आभासी है। ये हो गया केस यहाँ पे। तो वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, बस ये याद रखना। वहां पे कैसी बन रही थी भाई? उल्टी बन रही थी। यहाँ पे आपकी इरेक्ट बनती है, सीधी। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि बताइए क्या कॉन्वेक्स मिरर आपको रियल इमेज दे सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं छोटा सा और पूछता हूँ आपसे, बताइएगा, आंसर दीजिएगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाए वर्चुअल इमेज पाने के लिए? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कौन सा मिरर यूज किया जाए वर्चुअल यानी कि आभासी इमेज पाने के लिए। तो कमेंट में आंसर करिएगा फटाफट, वीडियो को यहीं पॉज करके, क्योंकि इसके बाद मैं आंसर देने वाला हूं, ठीक है। तो आप आंसर करोगे जनरली कि सर कॉन्वेक्स मिरर यूज करिए वर्चुअल में, लेकिन ना, ऑप्शन आएगा ऐसा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बोथ या नन ऑफ देम। तो ऑप्शन आपको टिक करना है बच्चे, बोथ। उसने ये नहीं कहा हमेशा। अगर उसने एक वर्ड जोड़ दिया हमेशा तो आप कहोगे वो कॉन्वेक्स, लेकिन अगर उसने कहा कि मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए, कंडीशन कोई नहीं बताई, तो बताइए कौन सा मिरर यूज करेंगे? तो प्यारे बच्चों आप यूज करोगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही, क्योंकि कॉनकेव भी तो वर्चुअल दे रहा था। कब दे रहा था? एफ और पी के बीच में रखने पर दे रहा था। क्लियर? तो ये टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बता दूं बस, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा क्लोज। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या आता है, वो आ जाएगा बच्चे कि कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है और कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है। तो आप तुरंत बताएंगे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग। क्या नाम है इसका? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों है डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? देखो ऐसे, ये पॉलिश किया,
ये लाइट रे आती है तो ऐसे फैला देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, तो डाइवर्ज कर रहा है, प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, इसलिए डाइवर्जिंग। और कॉनकेव क्या करता है बच्चे, जब प्रकाश की किरणें इस पर ऐसे आती हैं तो ये उनको एक जगह ऐसे फोकस कर देता है, ऐसे ऐसे, तो ये कहलाता है कन्वर्जिंग। ठीक है, बस इतना सा आपको और याद रखना है। मिरर के केस में, क्योंकि अभी मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो वहां हो जाओगे कंफ्यूज, इसीलिए कह रहा हूं यही ध्यान से समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, साफ साफ दिख रहा है। कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग इन नेचर, साफ साफ यहां भी दिख रहा है। क्लियर? तो आपको ये बातें बस इतनी से याद रखनी, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की मिरर को लेकर, तो मिरर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है मिरर के केस में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस में इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि कई बच्चे लेंस में और मिरर में कन्फ्यूज रहते हैं। आई होप आपको मिरर में तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेंस में जो कन्फ्यूजन होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उन कन्फ्यूजन को भी आपके लिए दूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।